सो हेलो एंड वेलकम बैक टू ब्ले लर्नर K12। तो आज हम लोग CUET का फॉर्म कैसे फिलअप करना है उस चीज़ को देखेंगे। बहुत दिनों से बच्चे इस चीज़ की डिमांड कर रहे थे कि सर ना फॉर्म भरने में बहुत दिक्कतें आ रही है, क्योंकि आप लोग जानते ही हो कि आप पहली बार कोई कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन दे रहे हो। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, हालांकि बहुत सारे बच्चों ने पहले भी दे रखा होगा, बट क्योंकि ये पहली बार होगा कि आप किसी बड़े कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में बैठने वाले हो, तो फॉर्म भरते समय आपको बहुत सारी सावधानियाँ बरतनी चाहिए। बहुत सारी आपके मन में सवाल होंगे। कई सारे बच्चे हमारे से ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर स्लॉट वाला जो ऑप्शन है ना उसको कैसे फिल करें, क्या उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला है, नहीं पड़ने वाला है। फिर ये प्रश्न आता है कि सर कौन से यूनिवर्सिटी को हम लोग कैसे टारगेट करें, कैसे यूनिवर्सिटी को लिस्ट करें, कौन कौन से कोर्सेज को उसमें दे, इस पर आप बता दो थोड़ा सा। फिर बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है कि सर जो सर्टिफिकेट्स है, लाइक अगर मैं OBC NCL से बिलोंग करता हूँ या EWS से बिलोंग करता हूँ, SC ST से बिलोंग करता हूँ या PWBD से मैं बिलोंग करता हूँ, तो किस प्रकार के सर्टिफिकेट्स मुझे वहाँ पर अपलोड करने हैं। क्योंकि अभी CUET ने कहा है कि आपको फॉर्म में उन सर्टिफिकेट्स को अपलोड करना है। तो बहुत सारे बच्चे ये भी कहते हैं कि मेरा तो सर्टिफिकेट सर बड़ा ही नहीं है, मैंने अप्लाई किया हुआ है लेकिन वो बता रहे हैं कि 1 महीने बाद बन के आएगा। तो क्या किया जाए उन सब स्थिति में? तो सारे प्रश्नों का जवाब आपको इस पूरे वीडियो में मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, बहुत ही सावधानी से इस वीडियो को देखना है, पूरा देखना है, कंप्लीट देखना है, ताकि जहाँ जहाँ पे जो जो भी प्रॉब्लम्स आपके सामने आ सकते हैं वो मैं आपको लाइव सॉल्व करके बताऊंगा। मैं यहाँ पे लाइव एक फॉर्म भरने वाला हूँ, खुद ही अप्लाई करने वाला हूँ, लेकिन मैं एग्ज़ाम में नहीं बैठने वाला, तो श्योर रहिए। ठीक है। तो फॉर्म अप्लाई करेंगे और इस फॉर्म को अप्लाई करने के बाद जहाँ जहाँ पे जो भी प्रॉब्लम्स आपके सामने आ सकते हैं उनको हम लोग टैकल करेंगे और उनके ऑप्शंस के बारे में देखेंगे कि यहाँ पर क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। ठीक है। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे मन में जो सवाल होंगे उनका जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। बट स्टिल अगर आपके कुछ सवाल रह जाते हैं या आपको कुछ दिक्कतें फेस करनी पड़ती है, तो हमारे फ़ोन लाइन्स हमेशा खुले हुए हैं। ठीक है। आपको स्क्रीन पर नंबर भी शो हो रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, या टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, इंस्टाग्राम दिया गया। आप कहीं भी हम तक पहुंच सकते हो। ठीक है। कोई इसमें रुकावट नहीं है, कभी भी आप हम तक पहुंच सकते हो और अपने प्रॉब्लम्स का समाधान प्राप्त कर सकते हो। ठीक है। तो चलिए हम लोग इस फॉर्म भरने की प्रक्रिया को शुरू करते हैं और आगे जो भी दिक्कतें आएंगी या आगे जो भी होगा हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है। सो आर यू ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट एंड क्या आप CUET 2022 के प्रिपरेशन को लेकर चिंतित है, तो ब्लेड रनर हेयर प्रेजेंट्स द मोस्ट अफोर्डेबल एंड कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स जस्ट फॉर द ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट, जिसमें हम लोग 5 डोमेन के सब्जेक्ट्स कवर करवा रहे हैं: हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी एंड सोशियोलॉजी। लाइव क्लासेस होंगे सारों के विद द लैंग्वेज। इंग्लिश जो है लैंग्वेज के तौर पे हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं, एंड सरप्राइजिंगली हम लोग इसमें जनरल टेस्ट को भी हमने इंक्लूड करा, इन केस जो DU के अलावा बाकी की यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए। तो इस जनरल टेस्ट की प्रिपरेशन में आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, GK, स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स की तैयारी कराई जाएगी विद द मटेरियल एंड द टेस्ट सीरीज, एंड एवरीथिंग कम्स एट ओनली 1499 की। और जो प्राइसिंग हमने रखी है वो एकदम 1499 से 1 रुपये भी अधिक नहीं है। सो अभी के अभी आप नीचे जो लिंक दी गई है वहाँ से डेमो लेक्चर्स देखें, एंड अगर आपको डेमो लेक्चर्स पसंद आते हैं तो जल्दी से जल्दी अपने आप को इन्वॉल्व करें ताकि आपकी लाइव क्लासेस मिस ना हो जाए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको CUET की वेबसाइट पे आना है। अगर आप नहीं जानते हो कैसे आना है, तो आप नॉर्मली जाकर गूगल में CUET सर्च करोगे ना, तो सबसे पहले ही लिंक आ जाएगा। बट स्टिल आपको ये चेक कर लेना है कि आपको यहाँ पर CUET.samarth.ac.in आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। CUET.samarth SAMARTH.ac.in। ठीक है। ये वेबसाइट का कुछ इंटरफेस ऐसा है, तो किसी और दूसरे वेबसाइट पर आप मत चले जाइएगा। यहाँ पर ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे सबसे पहले आपको क्या करना है, रजिस्टर करना है। जो पहली बार फॉर्म भर रहे हैं तो उनको रजिस्टर करना है। ठीक है। और जिन्होंने रजिस्टर कर रखा है तो आप फिर साइन इन पे जा सकते हो। तो लेकिन क्योंकि हम लोग पहली बार इसको भर रहे हैं तो हम लोग रजिस्टर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देखिए मैं भी इसको आपके साथ ही भर रहा हूँ, तो इसको ध्यान से देखिए और पूरा देखिए। इसमें जो भी इन्फॉर्मेशन होगा मैं आपको देता चलूँगा। ठीक है। इसमें ये बताया जा रहा है कि आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पढ़ना चाहिए। तो चलो हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं, एक टैब में खोल लेते हैं। ठीक है। जहाँ पर ज़रूरत होगी रेफर करने की हम लोग कर लेंगे। तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आपको यहाँ पर दिया गया है एंड बाकी सारी चीज़ें लिखी गई हैं, किस प्रकार से आपको फॉर्म भरना है, कैसे फोटोग्राफ्स एंड सर्टिफिकेट्स अपलोड करने हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक है। यहाँ पर पेमेंट के बारे में भी दिया गया, इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। तो चलते हैं सीधा नीचे, क्लिक हियर टू प्रोसीड।
ठीक है। अच्छा ये भी चीज़ है कि पासवर्ड ना आपके किस प्रकार के होने चाहिए, पासवर्ड आपके 8 से 13 कैरेक्टर के होने चाहिए। इसमें एक अपर केस मतलब एक कैपिटल अक्षर होना चाहिए, कैपिटल अल्फ़ाबेट होना चाहिए, एक लोअर अल्फ़ाबेट होना चाहिए, मतलब कम से कम एक, ज़्यादा भी हो सकता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होना चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। स्पेशल कैरेक्टर लाइक हैश होता है, @ हो गया, ठीक है, या स्टार हो गया, कुछ भी ऐसा, मतलब आप एक स्पेशल कैरेक्टर दे दो। ठीक है, ये चीज़। चलो चलते हैं, यहाँ पर आपको टिक करना पड़ेगा आई हैव डाउनलोडेड द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, मैंने डाउनलोड कर लिया है। प्रोसीड करते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए। अब यहाँ से पूछा जाएगा आपसे, आपका जो पर्सनल डिटेल है वो आपको भरना है। कैंडिडेट नेम एज पर 10th और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट। देखिए आप ये मत नाम भर दीजिएगा कि आपके घर में क्या बुलाते हैं, दोस्त क्या बुलाते हैं, ऑब्वियसली नहीं। तो आपको क्या भरना है, क्लास 10th के मार्कशीट में जो आपका नाम होगा ना वही भरना है आपको। ठीक है, ऑब्वियसली आगे भी जो अब आप फ्यूचर में कोई कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन फेस करोगे तो वहाँ पर भी क्लास 10th का सर्टिफिकेट में जो नाम रहता है वही आपका वैलिड नाम माना जाता है। ठीक है, तो चलिए भरते हैं। कैंडिडेट का आप नाम डालते हैं, नाम फिल करते हैं। तो आप लोगों को पता ही है मेरा नाम क्या है, तो यहाँ पर फिल करते हैं कैपिटल लेटर में आयुष राज। देन फादर्स नेम है, फादर्स नेम मैं डाल देता हूँ, आपको डाल देना है पूरा जो आपके पिताजी का नाम होगा, देन आपकी माता जी का नाम, तो यहाँ पर आपको फिल कर देना है। गार्जियन नेम, अगर किन्हीं के पेरेंट नहीं है तो गार्जियन उनके कोई होंगे तो आप उनका नाम डाल सकते हो। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, लेट से मैं कुछ भी डाल देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, ईयर में गलत डाल रहा हूँ, ठीक है, तो आप ये मत समझ जाना कि मैं कुछ भी डाल रहा हूँ। लेट से 2002 डाल देता हूँ। जेंडर मेल। नेशनैलिटी ऑब्वियसली आप इंडियन होंगे, अगर आप OCI कार्ड होल्डर है या फिर आप फॉरेन नेशनल है तो उस हिसाब से आप अपना नेशनैलिटी चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है आइडेंटिटी टाइप। तो इसमें आइडेंटिटी टाइप में आपको क्या करना है, देखिए बहुत सारे बच्चों को इसमें दिक्कत हो रही है तो इसको देख लेते हैं। तो पैन कार्ड, देखिए पैन कार्ड भी आप डाल सकते हो। अगर आप माइनर होंगे तो आपका माइनर पैन कार्ड होगा, अगर आप 18 क्रॉस कर चुके होंगे तो आपके पास मेजर वाला पैन कार्ड होगा। तो जिनके पास अगर है तो आप ये डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जिनके पास नहीं है तो नेक्स्ट पे चलते हैं। स्कूल आईडी कार्ड, स्कूल आईडी कार्ड भी एक्सेप्टेबल है, बट स्टिल कि वो एक्सपायर्ड नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि क्लास 8 का आप आईडी कार्ड डाल रहे हो स्कूल का, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप करेंट सेशन का डालो, दैट इज़ गुड। एंड पासपोर्ट दे सकते हो अगर आप पासपोर्ट है तो। वोटर आईडी कार्ड, अगर आप 18 क्रॉस हो चुके हो, आपका वोटर लिस्ट में नाम है तो आपके पास वोटर आईडी कार्ड होगा तो आप उसको डाल सकते हो, या फिर राशन कार्ड विथ फोटोग्राफ, या फिर बैंक पासबुक विथ फोटोग्राफ, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है, जो भी आपके पास अवेलेबल है। अगर आपके पास इनमें से कोई अवेलेबल नहीं है तो कोई दूसरा आइडेंटिटी तो होगा ना, लाइक आपके पास गवर्नमेंट के आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पे, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पे आधार कार्ड होगा, तो आधार कार्ड को आप इसमें डाल सकते हो, अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विथ फोटोग्राफ। ठीक है, एम आधार भी आप डाल सकते हो। ठीक है, क्योंकि एम आधार मतलब जो इंटरनेट से निकला हुआ आधार होता है वो भी एक्सेप्टेबल होता है, बट उसमें फोटोग्राफ होना चाहिए। ठीक है, तो फोटोग्राफ, लेट से मैं आधार कार्ड चूज़ कर लेता हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, वैसे मेरे पास सब कुछ है, बट गवर्नमेंट आइडेंटिटी विथ फोटोग्राफ मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। तो आपको आधार नंबर देना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं कुछ भी ऐसे ही रैंडम आधार नंबर दे रहा हूँ। 12 अंकों का होता है, कितना हो गया? ठीक है, 12 हो गया आई थिंक। तो मैं यहाँ पे आइडेंटिटी नंबर दे दिया, आपने सही देना है। ठीक है, यहाँ पर ऐसे गलत नहीं देना है, ये चीज़ हो गया। परमानेंट एड्रेस की बात करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अपना एड्रेस दे देता हूँ। ठीक है, लोकेलिटी, कंट्री कौन सा है, तो अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हो तो इंडिया दे दोगे। स्टेट कौन सा, तो मैं बिलोंग करता हूँ बिहार से। डिस्ट्रिक्ट कौन सा, तो डिस्ट्रिक्ट है दरभंगा, तो मैं दरभंगा इसमें से सेलेक्ट करूँगा। जो भी आपके एड्रेस होंगे, करेक्ट एड्रेस, उसको आप यहाँ पर फिल करोगे। पिन कोड मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ 846,004। ईमेल एड्रेस, देखिए अब यहाँ पर ईमेल एड्रेस आपको देना है, सही ईमेल एड्रेस देना है, क्योंकि फर्दर जो कम्युनिकेशन होता है ना, फर्दर कोई नोटिफिकेशन आता है या आपके रिजल्ट आते हैं या कुछ भी, उनको नोटिफाई करना होगा, OTP भेजना होगा, या फिर पासवर्ड आप भूल गए, तो उस स्थिति में आपका यही ईमेल आईडी काम देगा। तो आपको करेक्ट ईमेल आईडी देना है, तो मैं यहाँ पे ईमेल आईडी डाल देता हूँ और डबल श्योर होके देना है, ऐसा नहीं कि कुछ भी दे देना है। ठीक है, कंफर्म ईमेल आईडी करने के लिए कहा जा रहा है, तो दोबारा आपको टाइप करना है, या फिर आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब मोबाइल नंबर यूज़ करना है। अब यहाँ पर मोबाइल नंबर देना है। मोबाइल नंबर ये भी एक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें ही आपको कुछ जो अपडेट्स होंगे वो आएंगे। तो मोबाइल नंबर यहाँ पर मैं दे देता हूँ 7319697299, और ये ब्ले लर्नर का ऑफिशियल नंबर है, तो इस पर आप कभी भी कॉल भी कर सकते हो किसी प्रकार की कोई समस्या होती है। यहाँ पे कंफर्म करने के लिए बोला जा रहा है, तो अगेन में 7319697299, तो ये कंफर्म हो गया। देखिए टिक हो गया।
अगर मैं इसमें कुछ भी अलग डालूंगा ना, जैसे 90 डालूंगा, तो ये टिक नहीं होगा, मतलब इसमें बताएगा कि आप सही नहीं डाल रहे हो, मतलब दोनों बार अलग अलग नंबर डाल दे रहे हो। तो वो नहीं करना है आपको, सही नंबर देना है, दोनों बार सही नंबर देना है। अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर अगर आप देना चाहते हो दे सकते हो, अगर नहीं देना चाहते हो तो ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है, अगर आप दे दोगे तो दैट इज़ गुड। ठीक है। परमानेंट एड्रेस, अगर आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है ना वो परमानेंट एड्रेस से डिफरेंट है, तो आप दोनों जगह अलग अलग एड्रेस डालोगे। मतलब कई बार होता है क्या ना कि आपका परमानेंट एड्रेस कुछ और होता है, लेकिन आप कहीं और रह रहे हो, किसी और स्टेट में रह रहे हो, किसी और डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हो, या फिर कहीं किराए के मकान में रह रहे हो, तो उस स्थिति में आप परमानेंट एड्रेस को, अपना जो परमानेंट एड्रेस जहाँ पर आपकी जो चिट्ठियाँ हैं वो सारी पहुँचती होंगी, तो उसको आप परमानेंट एड्रेस देना। लेकिन ऐसा कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऐसा है नहीं, आप उसको रख सकते हो अपने हिसाब से, आप देख लेना। ठीक है। मेरे केस में दोनों ही सेम है, तो इसलिए मैं टिक कर दूंगा, तो मेरा प्रेजेंट एड्रेस ही परमानेंट एड्रेस है, तो आप दे देना। नेक्स्ट, अब आपको पासवर्ड चूज़ करना है। ठीक है। आपको ध्यान से पूरे फॉर्म को एकदम अच्छे तरीके से देखना है कि कैसे मैं फिल कर रहा हूँ। ये मैं रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ और बहुत ही आराम से बताते हुए आपको चल रहा हूँ कि कोई दिक्कत नहीं होगी। पासवर्ड आपको चूज़ करना है, तो हम लोगों ने पहले भी देखा था कि पासवर्ड कैसा रखना है कि एक आपको कैपिटल लेटर यूज़ करना है मिनिमम। ठीक है। उससे ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। बाकी आपके स्मॉल लेटर्स यूज़ करने हैं, और नंबर भी यूज़ करना है, और एक स्पेशल कैरेक्टर भी यूज़ करना है। तो 4 चीज़ें तो होनी ही चाहिए, एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर, एक स्पेशल कैरेक्टर, @ ये सारी चीज़ें, और एक नंबर। ठीक है। और ये मिनिमम पासवर्ड का जो लेंथ होगा ना वो 8 होगा, 8 डिजिट का होना चाहिए। 8 से ज़्यादा 13 डिजिट का भी हो सकता है, बट 8 होना ही चाहिए। तो मैं यहाँ पे पासवर्ड कुछ दे देता हूँ। ठीक है। लेकिन याद रखना, कैपिटल, स्मॉल और स्पेशल कैरेक्टर और नंबर, ये सारे चारों चीज़ें होनी ही चाहिए। ठीक है। तो मैं यहाँ पे पासवर्ड बना देता हूँ, आप अपने हिसाब से पासवर्ड बना लेना। ठीक है। चलो पासवर्ड यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है। ये दोनों कंफर्म हो गया, क्योंकि मैंने ऊपर वाले में जो पासवर्ड डाला सेम मैंने कंफर्म पासवर्ड में भी डाला है। अच्छा, सिक्योरिटी कौन सा क्वेश्चन भी आता है। सिक्योरिटी क्वेश्चन उस समय में काम आता है जब आप पासवर्ड वगैरह भूल जाते हो, जब आप फॉरगेट पासवर्ड करते हो किसी केस में, तो उस समय आपका सिक्योरिटी क्वेश्चन एक काम आता है। ठीक है। जैसे मान लेता हूँ विच इज़ योर फेवरेट बुक, तो मेरी फेवरेट बुक कौन सी है। ठीक है। तो मैं डाल लेता हूँ फेवरेट बुक का नाम। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फेवरेट बुक का नाम दे दिया यहाँ पर। अब आपको क्या करना है, ये कैप्चा फिल करना है। देखिए कैप्चा क्या होता है कि ये इस चीज़ को इंश्योर करता है कि मतलब आप रोबोट नहीं हो। तो अगर आपको ये कैप्चा नहीं समझ में आ रहा है तो आप इस पर क्लिक करोगे तो ये चेंज होता हुआ जाएगा। तो जो भी आपको समझ में आए वो आप यहाँ पर पुट कर दो। जैसे मुझे ये सब, हाँ ये वाला सही है, तो मैं क्या करूँगा, ये सारे स्मॉल में है तो मैं यहाँ पर पुट करूँगा WIWOXEG। ठीक है। और मैं सबमिट पर क्लिक करूँगा। अब देखो, अब यहाँ पर क्या हो रहा है मेरे से, अब रिव्यू पेज खुल गया मेरे सामने। कैंडिडेट नेम यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है। मेरा नाम, पिताजी का नाम, माता जी का नाम। ठीक है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर है, जेंडर यहाँ पर दिख रहा है, नेशनलिटी मेरे इंडियन है, और आइडेंटिटी टाइप में मैंने क्या किया है, अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी यहाँ पर रखा है, और आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है ये मेरा था। ठीक है। इसमें आप सही फिल करोगे। फिर एड्रेस है, प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस दोनों ही सेम है। सिक्योरिटी क्वेश्चन है जिसका मैंने जवाब दिया था। एंड उसके बाद आपसे ये चेक करने के लिए पूछा जा रहा है कि क्या आपने ऊपर देख लिया, माय नेम आपका ठीक था, तो बिल्कुल ठीक था मेरा, माय नेम आयुष राज। ठीक है। पिताजी का नाम वो भी ठीक था, ईमेल एड्रेस मैंने ठीक देख रखा था, प्रेजेंट एड्रेस भी ठीक था मेरा, डेट ऑफ बर्थ भी, मदर नेम, मोबाइल नंबर, परमानेंट एड्रेस, सारी चीज़ें ठीक थी, तो आपको टिक कर देना है यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर इस चेक बॉक्स पर क्लिक कर देना है। ठीक है। अगर आपको लगता है कि किसी केस में आपने गलत भर दिया है यहाँ पर, जैसे मान लो कि आपने नाम में कुछ आपकी स्पेलिंग गलत हो गई, तो इस स्थिति में आप जाओगे यहाँ पे एडिट रजिस्ट्रेशन डिटेल पे क्लिक करोगे, तो वहाँ से आप उसको ठीक कर सकते हो दोबारा। उसके बाद सबमिट एंड सेंड OTP करना है, ओके कर देना है। अब ये आपके फ़ोन पे एक OTP गया होगा। ठीक है। यहाँ पर देखो, आप नीचे आ रहा है, आने पे आपको क्या कर रहा है, प्लीज़ डू नॉट रिफ्रेश दिस पेज। अब यहाँ पर रिफ्रेश नहीं करना है। ठीक है। अब यहाँ पे 14 मिनट का आपको समय दिया गया, करीब 15 मिनट का। यहाँ पर आपको इसी नंबर पे आपको OTP गया होगा, तो मैं फ़ोन चेक कर लेता हूँ OTP आया क्या। अभी तक तो नहीं आया। 2000 years later. इंतहा हो गई इंतज़ार की, OTP तो आया ही नहीं, क्या किया जाए। One eternity later. ओके चलो, तो फाइनली 1 एटर्निटी लेटर यहाँ पर रीसेंड का ऑप्शन आया, तो चलो मैं रीसेंड का ऑप्शन दबाता हूँ। ठीक है। फिर से अब ये एक बार और इंतज़ार करते हैं। फाइनली NTA वाले जग गए हैं और उन्होंने OTP भेज दिया है।
तो अब यहाँ पर OTP को पुट किया जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आंटी, आपने मेहरबानी करके इसको भेज दिया है। 824825। ठीक है, और यहाँ पे फिर आपको कैप्चा का जो ये कोड दिख रहा है वो आपको फिल करना है, PAJONI। हाँ भाई, हम रोबोट नहीं है। सबमिट करते हैं हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। देखिए, ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर है ना, एप्लीकेशन नंबर, इसको आपको कहीं पर नोट करके रख लेना है। ठीक है, ये मैं बार बार कह रहा हूँ, इसको आप नोट करके कहीं पर रख लो। ठीक है, ये नंबर काम आएगा आपको दोबारा लॉगिन करने में। ठीक, तो इसको मैं नोट भी कर लेता हूँ कहीं पर। चलो इसको नोट कर लेते हैं, 223। ये मेरा है, ये आपको कोई काम नहीं देगा। जब अपना रजिस्ट्रेशन करोगे ना, तो उस समय आपका एप्लीकेशन नंबर बन के आएगा। ठीक, ओके। तो इसके बाद ये हमारा रजिस्ट्रेशन हमारा हो गया है फाइनली। इसके बाद हम लोग कंटिन्यू पर चलते हैं, कंटिन्यू एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, और यहाँ पर अब सारी चीज़ें वापस से हमारे सामने खुलेंगी। अब देखो, अब यहाँ पे आपको नाम है, यहाँ पर भी आप एडिट अगर करना चाहो तो कर सकते हो। जेंडर मेल, नेशनलिटी इंडियन, पहले से भराओ। कैटेगरी, अब देखो बहुत सारे लोगों को ना ये दिक्कत है कि कैटेगरी में क्या क्या चीज़ें होंगी। देखो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, कैटेगरी में अगर आप जनरल सेलेक्ट करते हो तो आपको बाद में जब आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे तो उस समय कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि जनरल लोगों को कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं उनके लिए रिक्वायर्ड होता है। लेकिन आप OBC NCL से हो, नॉन क्रीमी लेयर, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से हो, अगर आप नीचे के चारों कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जैसे मैं OBC अगर सेलेक्ट करता हूँ या ST सेलेक्ट करता हूँ या EWS सेलेक्ट करता हूँ या SC सेलेक्ट करता हूँ, तो इस स्थिति में बाद में डॉक्यूमेंट अपलोड करते टाइम मुझे उसका सर्टिफिकेट देना होगा। ठीक है, और सर्टिफिकेट कैसा होना चाहिए तो मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ। ये देखो, ये उनका जो पूरा ब्रोशर था, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, तो उसमें आप जाओगे ना तो यहाँ पर आपको एनेक्सर में वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। देखो एनेक्सर मतलब पेज नंबर 37 में, 36-37 पे चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आओगे तो ये देखो, इस टाइप में होना चाहिए। जैसे EWS का सर्टिफिकेट है, इकोनॉमिक इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस बाय इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, तो उनके लिए इस टाइप का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और इसमें उन्होंने मेंशन भी कर रखा है कि किन के द्वारा इशूड होना चाहिए। ठीक है, तो इस चीज़ का आप खासा ख्याल रखोगे कि कम से कम जो मिनिमम होता है EWS के लिए, वो रेवेन्यू ऑफिसर जो होते हैं आपके, जो ब्लॉक में आप जाओगे तो सर्किल ऑफिसर होते हैं या अपने अपने स्टेट का अलग अलग होता है, तो कम से कम उनसे ऊपर के आपके डिजिग्नेशन के ऑफिसर का सिग्नेचर होना चाहिए और इस फॉर्मेट में बना होना चाहिए, किसी और फॉर्मेट में नहीं बना होना चाहिए। ये सेंट्रल फॉर्मेट है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जामिनेशन है, तो आपको उस फॉर्मेट में ही बनाना है। आप स्टेट फॉर्मेट में नहीं बना सकते हो, वो सब चीज़ें एप्लीकेबल नहीं होगी, तो उसको खासा ख्याल रखोगे आप। OBC के वाले के लिए अगर बात करें तो आपको इसी फॉर्मेट में आपके पास होना चाहिए। ठीक है, देख रहे हो, इसमें उन्होंने नाम भी लिख दिया है कि कौन कौन लोग इशू कर सकते हैं, तो DM, ADM, कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर, ये सारी चीज़ें। रेवेन्यू ऑफिसर, तहसीलदार से नीचे नहीं होने चाहिए, तहसीलदार से भी आप मिनिमम करवा सकते हो। SDO जो होंगे वो से भी आप उनसे भी आप करवा सकते हो, तो ये सारी चीज़ें। और एक चीज़ आप खासा ध्यान रखना कि OBC जो कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो ना, वो नेशनल लिस्ट में OBC होने चाहिए आप। ऐसा नहीं कि स्टेट में OBC की लिस्ट में आप आते हो, नेशनल वाले में नहीं आते हो, तो उस स्थिति में आपका वैलिड नहीं होगा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जा रहा है, तो आप सेंट्रल लिस्ट के OBC में आने चाहिए। फिर SC और ST वाले के लिए सर्टिफिकेट का फॉर्मेट ये है, तो ये चीज़। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर मेरे पास ना EWS का सर्टिफिकेट ही अभी नहीं है, मैंने अप्लाई कर दिया है लेकिन वो लोग बोल रहे हैं कि 1 महीने 1.5 महीने बाद मिलेगा, या OBC NCL का सर्टिफिकेट नहीं है, तो उस स्थिति में आप क्या करोगे? देखो आपके लिए भी प्रोविजन दिया गया है। उस स्थिति में जैसे मैं पहले बात करता हूँ EWS के बारे में, तो अगर आपके पास EWS सर्टिफिकेट है और हाँ कट ऑफ डेट भी दे रखा है, EWS सर्टिफिकेट का कट ऑफ डेट है कि 1 जनवरी 2022 के बाद वो इशूड होना चाहिए। मतलब आपको यहाँ पर जो टाइम है ना, ये जो डेट है यहाँ पर राइट साइड में जो दिख रही है डेट, वो कम से कम 1 जनवरी 2022 के ऊपर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पिछले साल का आप लगा रहे हो 2021 का, नहीं, वो होना चाहिए। लेकिन अगर किन्हीं के पास ये सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं है अभी एट दिस टाइम, तो आप क्या करोगे? इसके नेक्स्ट पेज में जाओगे। पेज नंबर मैं बता देता हूँ इस PDF में, 36 नंबर पेज। यहाँ पर देखो, ये है डिक्लेरेशन फॉर्म को आपको फिल करना है। डिक्लेरेशन बाय द कैंडिडेट इन ल्यू ऑफ जनरल EWS सर्टिफिकेट। ये किनको भरना है? जिनके पास अभी इस समय EWS सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं है। तो आपको क्या करना है, इस डिक्लेरेशन का PDF निकाल लेना है। उसमें आपको अपना पिक्चर जो है, फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज, नाम, एड्रेस, ये सारी चीज़ें लिखकर एप्लीकेशन नंबर, जो अभी एप्लीकेशन नंबर था ना हमारा
अभी ऊपर भी था, ये हमारा एप्लीकेशन नंबर, ये आपको यहाँ पर फिल कर देना है, मोबाइल नंबर ईमेल आईडी कर देना है, और यहाँ पर अपने फादर या मदर का सिग्नेचर, आपका नाम, और जो सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट है उनका नाम, उनका सिग्नेचर यहाँ पे होना चाहिए, डेट यहाँ पर आप दे दोगे। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें हैं। अब देखो यहाँ पर आपको क्या लिखा हुआ है, ये चीज़ मैं क्यों बोल रहा है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि सिंस आई हैव नॉट बीन एबल टू कलेक्ट द स्टेट सर्टिफिकेट ऑन टाइम, आई मे काइंडली बी अलाउड टू राइट CUCT 2022 प्रोविजनली। ये सर्टिफिकेट दरअसल उनके लिए है जो ये बताना चाह रहे हैं कि अभी मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है, अवेलेबल है, तो कृपया मुझे अभी देने दिया जाए CUCT। बट मैं आपको बता दूं कि जब आप एडमिशन लेने के लिए जाओगे ना किसी यूनिवर्सिटी में, सीट एलोकेशन जब होगा, तो उस समय आपको ओरिजिनल देना पड़ेगा। तो ये चीज़ आप श्योर रहिए कि अभी आपको फॉर्मली यहाँ भी आपको प्रोविजनली तो अलाउ कर दिया जाएगा, लेकिन आप जब एडमिशन लेने जाओगे तो आपका EWS सर्टिफिकेट ओरिजिनल तैयार होना चाहिए। वही OBC के साथ भी ऐसा ही है। OBC का अगर सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो उस स्थिति में आप क्या करोगे, आप 39 नंबर पेज पे आओगे, आपके लिए जो डिक्लेरेशन है वो आपको फिल कर देना है, और उसके बाद साथ ही साथ यहाँ पर अपलोड कर देना है, जो आप बाद में OBC के सर्टिफिकेट का जो ऑप्शन आएगा ना डालने का, तो उस समय आप यहाँ पर डाल सकते हो। ठीक है, तो आपको सिग्नेचर ऑफ मदर फादर में से जिनका करवाना है उनका नाम लिख देना है यहाँ पर, और एप्लीकेंट का सिग्नेचर यहाँ पर कर देना है। ठीक है, यहाँ पर आप याद रखना ये जो नेम है ना, ये किनका है, फादर या मदर का। ठीक है, जो साइन कर रहे हैं, आपका नाम तो यहाँ पर ऊपर में होगा ही। वैसे ही EWS के साथ भी ऐसा ही है कि आपको डिक्लेरेशन फॉर्म में आपके फादर या मदर जो भी साइन कर रहे हैं वहाँ पे उनका नाम होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे नेम ऑफ कैंडिडेट तो होगा ही, और आपका सिग्नेचर यहाँ पे होगा, डेट एंड डेट। राइट, आई होप कि आप सारी चीज़ें समझ गए। तो ये हो गया। और ऐसे ही SC ST का भी आपको यहाँ पर फॉर्मेट दिया गया, तो आपको सर्टिफिकेट देने चाहिए। SC ST के लिए कोई आपको डिक्लेरेशन वाला सर्टिफिकेट यहाँ पर नहीं दिया गया, डिक्लेरेशन वाला फॉर्म नहीं दिया गया है। तो ये चीज़ हो गया। तो चलो हम लोग वापस आते हैं अपने फॉर्म पे। तो अगर हम यहाँ पर कैटेगरी चूज़ करते हैं ना OBC का, तो मुझे बाद में OBC का सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, और सर्टिफिकेट नहीं है तो उस समय में मैंने आपको बता दिया कि डिक्लेरेशन फॉर्म वहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा, उसकी PDF वहाँ पे सबमिट करनी पड़ेगी। तो आप ध्यान से करना। ठीक है, जैसे मैं अभी ये EWS से कर रहा हूँ। ठीक है, चलो ठीक है, लेकिन मुझे इसका सर्टिफिकेट वहाँ पर लगाना पड़ेगा। तो अभी तो सर्टिफिकेट है नहीं मेरे पास, तो मैं क्या करूँगा, डिक्लेरेशन फॉर्म वहाँ पर डाल दूँगा। ठीक है, चलो तो EWS करते हैं। और उसके बाद हाँ, अगर आप डिजेबल हो, आपके पास 40% या उससे ज़्यादा के बेंचमार्क डिजेबिलिटी है, तो उस समय आप यहाँ पर येस करोगे, अदरवाइज नो करोगे। ठीक है, कि आप दिव्यांग हो या नहीं। फादर की क्वालिफिकेशन यहाँ पे पूछी जा रही है, तो यहाँ पर आप कर सकते हो जो भी आपके फादर की क्वालिफिकेशन होगी उस हिसाब से आप सेलेक्ट करो। फादर की ऑक्यूपेशन आप सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पर जो भी एग्रीकल्चर, बिजनेस, मेडिकल एंड जो भी आपको यहाँ पर करना होगा आप यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैं अपने हिसाब से अभी सेलेक्ट कर दे रहा हूँ। मदर की क्वालिफिकेशन आपसे पूछा जा रहा है, तो उसमें भी आपको सेलेक्ट कर देना है अपने हिसाब से। मदर का ऑक्यूपेशन आपसे पूछा जा रहा है, देन आप यहाँ पर अगर आप करना चाहो तो इसमें लेट्स से कि वो हाउस वाइफ है। ठीक है, तो वो नॉट एप्लीकेबल में आ जाएगा। गार्जियन का नेम अभी रखना नहीं है, अगर आपके पेरेंट नहीं है तो उस समय आप गार्जियन का नाम रखते हैं। उसके बाद एनुअल फैमिली इनकम पूछा जा रहा है कि पूरे साल भर की आपकी फैमिली इनकम कितनी है, तो आप अपने हिसाब से फिल कर दो, कितनी भी है, जितनी है आप उस हिसाब से दे सकते हो, इसका कुछ ऐसा फर्क नहीं पड़ता है। आर यू ए ट्विन? नो। डोमिसाइल स्टेट, किस स्टेट के आप निवासी हो, मूल निवासी आप कहाँ के हो वहाँ पे आपको डालना है, तो मैं बिहार से हूँ तो बिहार का आपका डाल दूंगा। डायबिटिक हो या नहीं, क्योंकि इससे भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम देने जाओगे ना तो जो डायबिटिक कैंडिडेट होंगे ना उनको डायबिटिक मेडिसिन, फ्रूट्स ये सब ले जाना अलाउड होगा, तो आपको उस हिसाब से देना है। अगर आप येस करते हो तो अपने हिसाब से आप देख लो, अगर आप डायबिटिक नहीं हो तो आप नो करोगे। प्लेस ऑफ रेसिडेंस, आप अर्बन एरिया में रहते हो कि रूरल एरिया में, किस एरिया में आप रिसाइड करते हो, तो लेट्स से मैं अर्बन एरिया में रिसाइड करता हूँ। मोड ऑफ प्रिपरेशन, इन सबसे कोई फायदा नहीं है, बस वो ये जानना चाह रहे हैं कि लोग कैसे प्रिपेयर करके वो चीज़ें कर रहे हैं। तो डेटा कलेक्शन का टाइम है, इसमें कुछ आपका फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने लेट्स से कि मैंने ऑनलाइन कोचिंग लेकर मैंने ब्लेड लर्नर से पढ़ाई करी थी। ठीक है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वो लोग, तो ब्लेड लर्नर से पढ़ाई की थी, तो वहाँ से ऑनलाइन कोचिंग लेकर पढ़ाई करा है। मीडियम स्टडिंग, मेरा क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन जो है ना क्लास 12, उसमें मैंने किस लैंग्वेज से पढ़ाई करी, तो यहाँ पे आपके सामने लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं। तो लेट्स से मैंने किससे करा हुआ है, इंग्लिश से किया हुआ है, तो इंग्लिश है, चलो इंग्लिश है। जो भी लैंग्वेज में आपने पढ़ाई करे वो आपको डालना है। देन प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, टिक कर दूंगा। उसके बाद पॉवर्टी लाइन से मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन में आते हो, अपने हिसाब से आप देख लेना, आते हो तो येस, नहीं तो नो। कश्मीरी माइग्रेंट हो, येस और नो आप देख लेना, अगर आपके पास सर्टिफिकेट होगा उसका। डिफेंस पर्सनल या एक्स सर्विसमैन, मतलब आपके पिता जो थे ना, आपके फादर जो थे वो क्या डिफेंस पर्सनल या एक्स सर्विसमैन है फादर मदर में, तो आप अपने हिसाब से आप उसको दे सकते हो। एनसीसी कोटा है आपके पास, देख लेना आप। स्पोर्ट्स कोटा है आपके पास, देख लेना आप। उससे ये पूछा जा रहा है कि आर यू ए वार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय, किसी भी यूनिवर्सिटी के आप जो है ना
उनमें आपके पेरेंट काम करते हैं क्या, तो उस समय आपको उसके बारे में आपको देना पड़ेगा। अगर मैं येस डालता हूँ तो आपको लिखना पड़ेगा कि अगर आपके फादर हैं तो येस, तो फिर पूछा जाएगा कि किस यूनिवर्सिटी में आपके फादर काम करते हैं, ठीक है। अगर आपकी मदर हैं तो उस स्थिति में आपसे ये पूछा जाएगा कि आपकी मदर किस यूनिवर्सिटी में काम कर रही है, किस डिपार्टमेंट में काम कर रही हैं, उनका डेजिग्नेशन क्या है, उनकी एम्प्लॉयमेंट आईडी क्या है, तो वो सब आपसे चीज़ें पूछी जाएंगी। तो मैं यहाँ पे नो डाल देता हूँ बिकॉज मेरे फादर मदर कोई भी यूनिवर्सिटी में एम्प्लॉय नहीं है, ठीक है। मदर, नो, मदर भी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें होगी। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब देखो वापस से आपको रिव्यू करने के लिए दिया जा रहा है, तो आप एक एक करके उसको पढ़ोगे, ठीक है। इसमें जितना टाइम आप लेना चाहते हो आप ले सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन फॉर्म सही ढंग से भरा जाना चाहिए। तो यहाँ पर मैं देख लेता हूँ सारी चीज़ें सही हैं, ठीक है। एक बार मैंने रिव्यू कर लिया। अगर आपको कुछ भी चेंज करना होगा ऊपर में तो आप यहाँ पे अपडेट पर्सनल फॉर्म करके आप कर सकते हो, अदरवाइज हम लोग नेक्स्ट सेक्शन की ओर मूव करेंगे। रिजल्ट स्टेटस, तो क्लास 10th का ये पूछा जा रहा है। तो क्लास 10 में आप क्या करोगे, रिजल्ट में डालोगे तो ऑब्वियसली पास ही है। अपेयरिंग में तो आप एग्जाम ही नहीं दे सकते, 10वां पास तो करा ही होगा आपने। पासिंग ईयर कौन सा है आपका, पासिंग ईयर लेट्स से 2020 है मेरा। और क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, हाँ 10th इक्विवेलेंट। प्लेस ऑफ स्कूलिंग, मतलब आपका जो स्कूल था ना वो कहाँ पे था, रूरल एरिया में था कि अर्बन एरिया में था, तो लेट्स से मैं अर्बन एरिया डालता हूँ। टाइप ऑफ स्कूल कौन सा था, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे, गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे, केवी में पढ़ते थे, जवाहर नवोदय विद्यालय या प्राइवेट, या कौन से स्कूल में पढ़ते थे। लेट से मैं सीबीएसई स्कूल डाल देता हूँ यहाँ पर, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है। कंट्री आपसे पूछा जा रहा है, तो आपने अगर इंडिया से 10th करा है तो कंट्री आप यहाँ पे इंडिया डाल दोगे, अदरवाइज अदर आउटसाइड इंडिया। क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन स्टेट क्या था, मतलब आपने जो 10th में जो आपने पास करा है ना वो किस स्टेट से पास किया हुआ है, तो यहाँ पर आप यहाँ पर लिख दोगे। तो जैसे मैंने बिहार से कर रखा है तो ये बिहार हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है डिस्ट्रिक्ट, कौन सा डिस्ट्रिक्ट से आपने एग्जामिनेशन ये पास करा है, 10th पास करा है। तो बिहार के मैं दरभंगा से था, तो मैं यहाँ पर दरभंगा डाल देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आता हूँ बोर्ड, बोर्ड कौन सा था मेरा, तो यहाँ पर बहुत सारे बोर्ड लिस्टेड है। तो इसमें से वो कौन सा बोर्ड आपने 10th में पढ़ाई करा है, कौन सा बोर्ड आपने 10th पास किया है, उस बोर्ड को आपको लगा देना है। तो यहाँ पर मैं पूछता हूँ सीबीएसई को, ठीक है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन नहीं है, छत्तीसगढ़ हो गया, उसके ऊपर था सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक। तो सीबीएसई हो गया। स्कूल का नाम आपको रखना है, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। आपको पूरा नाम देना है और एड्रेस भी देना है, ऐसा नहीं कि केवल आप ये लिख रहे हो कि विद्या मंदिर है, वो सब चीज़ें नहीं लिखनी, आपको ये पूरा लिखना है कि विद्या मंदिर कहाँ था, कौन से इलाके में था। तो पूरा स्कूल का जो नाम होता है ना वो होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर आपको, ठीक है। ओके, पिन कोड लिखना है कि स्कूल का पिन कोड क्या था, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ ये स्कूल का पिन कोड। रोल नंबर डालना है आपको, आपके पास 10th की मार्कशीट होगी, 10th का सर्टिफिकेट होगा तो उसमें रोल नंबर होगा, तो एक्यूरेटली आपको मेंशन करना है। मैं यहाँ पर कुछ भी डाल देता हूँ, ठीक है। ये आपको सही सही भरना है, ऐसा नहीं कि आप गलत भर रहे हो। रिजल्ट मोड, तो रिजल्ट कैसा था आपका, तो परसेंटेज था तो परसेंटेज लिखोगे। लेट से 500 नंबर का एग्ज़ाम था, उसमें मुझे कितने मिले थे, तो 480 मिला था। ये मैं मॉडेस्ट रहता हूँ, परसेंटेज यहाँ पे कैलकुलेट होके आ जाएगा 96, ये मॉडेस्ट नहीं है बाय द वे, तो 96% आ जाएगा। अब बच्चे ये भी प्रश्न पूछते हैं कि सर मेरे पास ना 10th में ना 6 सब्जेक्ट थे, 7 सब्जेक्ट थे, तो मुझे क्या पढ़ना है। तो देखो आपका रिजल्ट जो बेसिकली बन के आता है, परसेंटेज जो बन के आता है 500 पे ही बन के आता है, 5 सब्जेक्ट पे ही बन के आता है। एक्स्ट्रा में आप जो भी रखो तो आप 5 सब्जेक्ट के हिसाब से आप आंसर देना जो आपके मेन सब्जेक्ट हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो गई। फिर आपका आएगा क्लास 12th। क्लास 12th में आप रिजल्ट स्टेटस, अगर आप पिछले साल में पास कर चुके हो या पिछले ईयर्स में आप 12th कर चुके हो तो आप यहाँ पे पास लिखोगे। या फिर अगर आप बिहार बोर्ड से हो या दूसरे ऐसे बोर्ड से हो जहाँ पर रिजल्ट आ चुका है, रिजल्ट अनाउंस हो चुका है, तो आप यहाँ पे पास लिख दोगे। अदरवाइज अगर आप सीबीएसई के स्टूडेंट हो तो यहाँ पे आप अपेयरिंग लिखोगे, ठीक है। 2022 में अगर मैं बिहार बोर्ड से होता तो मैं पास लिखता, और वो भी 2022 में। अगर मैं 21 में पास होता तो 21 लिखता, 2022 में पास हो तो 22 लिखूंगा, जिनका रिजल्ट आ चुका है बेसिकली वो। और जो अपेयरिंग में है जैसे सीबीएसई के बच्चे तो वो अपेयरिंग लिखेंगे। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन 12th। प्लेस ऑफ स्कूलिंग अर्बन एरिया मैंने करा था। स्कूल का नाम क्या था, अच्छा टाइप ऑफ स्कूल क्या था, तो यहाँ पर हम लोग चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन स्कूल, सीबीएसई स्कूल था ये। और कंट्री कौन सा था, इंडिया था। स्टेट कौन सा था, बिहार था। और डिस्ट्रिक्ट अगेन सेम दरभंगा। बोर्ड का नाम सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जो भी आपका बोर्ड है आप उसमें से चूज़ कर लो, ठीक है। CBSE ये हो गया। और स्कूल का एड्रेस के साथ आपको लिखना है GBPS लक्ष्मी सागर दरभंगा, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। पिन कोड आपको लिख देना है, जो भी आपके स्कूल का पिन कोड होगा वो यहाँ पे लिखना है। रोल नंबर
अगर आपको रोल नंबर मिल चुका है तो रोल नंबर आप लिख दो, अदरवाइज़ आप नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर चलेगा काम, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आपके पास रोल नंबर नहीं है तो, क्योंकि आप प्रिपेयरिंग में हो तो। अगर आपको मिल चुका है रोल नंबर तो आप लिख सकते हो इसको। ठीक, तो ये मैंने आपको भर दिया है। ठीक है, अपेयरिंग में था तो क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अगर आपको कुछ भी दिक्कत है एक बार आप रिव्यू कर लेना, अगर आपको कुछ भी कहीं पे दिक्कत महसूस हो रही है, यहाँ पे कहीं आप गलत भर दिया तो आप उसको अपडेट कर सकते हो। नेक्स्ट सेक्शन की ओर प्रोसीड करते हैं। ठीक है, यहाँ पर अब क्वेश्चन आता है कि सिलेक्ट यूनिवर्सिटी नेम। अब देखो, अब यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना है, तो आप देख लो कि आप किस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हो, किस प्रोग्राम में आप जाना चाह रहे हो, और इवन कि किस प्रोग्राम में आपको ना थोड़ा सा डाइसी वाला है। डाइसी मतलब कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो कि ये भी लेना चाहिए वो भी लेना चाहिए। तो ऐसा है कि यहाँ पर ना कोई रोक टोक नहीं है कि आप जितना चाहो उतना भर सकते हो। ठीक है, तो आप ऐसा नहीं कि आप सारे भरते हुए चल रहे हो। आप देख लो कि आपको जो जो प्रोग्राम करने हैं, जो जो यूनिवर्सिटी आपको करने हैं, तो इसमें एक मैं तरीका बताऊंगा कि आपको जो प्रोग्राम करने हैं, जैसे आपको बीए पॉलिटिकल साइंस करना है या फिर आप बीएलएलबी में कंफ्यूज हो, अगर आप इन दोनों में कंफ्यूज हो ना, तो जिस जिस यूनिवर्सिटी में सारी चीज़ें ये अवेलेबल है ना, ये कोर्सेज सब भर दो यहाँ पर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं पूछा जा रहा है कि आपको पैसे ज़्यादा लगेंगे या आप 2 ही भरो 4 ही भरो, कोई लिमिटेशन नहीं है। तो मैं यहाँ पर लेट से सबसे पहले डाल देता हूँ मैं कौन सा, लेट से मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी इसमें डाल देता हूँ। कहाँ गया दिल्ली यूनिवर्सिटी? दिल्ली यूनिवर्सिटी, अच्छा नीचे होगा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। यहाँ पे मैं करना चाह रहा हूँ पॉलिटिकल साइंस, तो पॉलिटिकल साइंस मिल जाओ, ये रहा पॉलिटिकल साइंस मैंने डाल दिया। अब मुझे ना यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से ही हिस्ट्री में भी करना है। चलो मैं हिस्ट्री भी ऐड कर देता हूँ। मुझे साइकोलॉजी भी करना है, ऐड कर देता हूँ। मुझे अगर कुछ दूसरा करना होगा, मुझे जियोलॉजी भी करना है। देख लेना आप उसके लिए एलिजिबल हो कि नहीं, आप पूरे क्राइटेरिया को आप देख सकते हो सीयूईटी की वेबसाइट पे। इकोनॉमिक्स भी करना है तो मैं ऑनर्स इकोनॉमिक्स भी डाल देता हूँ मैं यहाँ पर। बीए प्रोग्राम भी है तो उसको भी मैं डाल देता हूँ। राइट, मुझे और कौन से कोर्सेज पसंद है, मैं ना इंग्लिश में लिटरेचर भी करना चाह रहा हूँ, हिंदी भी करना चाह रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद जर्नलिज्म में भी मुझे इंटरेस्ट है, तो ये तो हो गया यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का। फिर मैं आगे फिर आता हूँ और टेस्ट के कोर्सेज मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो टेस्ट का मैं तुलजापुर कैंपस वाला 4 ईयर का सोशल वर्क ले लूँगा, फिर सोशल साइंस ले लूँगा, गुवाहाटी कैंपस का मैं ये ले लूँगा, और बैचलर ऑफ साइंस इसमें मुझे पता नहीं है कि एलिजिबिलिटी है कि नहीं, तो उस हिसाब से मैं भर दूँगा। ठीक है, उसके बाद जामिया मिलिया इस्लामिया मुझे पसंद है, तो जामिया मिलिया इस्लामिया से मुझे, क्योंकि जामिया मिलिया इस्लामिया के कुछ कोर्सेज ही सीयूईटी के अंदर में आते हैं, बाकी के लिए वो एग्ज़ाम ले रहे हैं, तो इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री में ले रहा हूँ। उसके बाद कौन सा यूनिवर्सिटी मुझे पसंद है, उसके बाद लेट से मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी पे आता हूँ। ठीक है, तो ऐसा कुछ है नहीं कि मतलब ऊपर नीचे वाली चीज़ है, आप कैसे भी भर सकते हो। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी सोशल साइंस के लिए मैं कर रहा हूँ, और सोशल साइंस के बाद आर्ट्स हो गया, तो आर्ट्स के लिए भी ऑनर्स आर्ट्स। ठीक है, मुझे गाना बजाना अच्छा लगता है तो मैं फ्लूट वाला एक डाल देता हूँ, मुझे उसमें जाना है। तो ऐसे करके आप कितने भी लिस्ट डाल सकते हो, ये आप इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस क्या करना है, पहले आपको सीयूईटी की वेबसाइट पे जाकर ना यूनिवर्सिटी वाले कॉलम में जाके हर एक यूनिवर्सिटी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देख लेना है। आप देख लेना है कि आपको कौन कौन से कोर्स में इंटरेस्ट है, आप उसके लिए एलिजिबल हो कि नहीं, और उसके लिए देना चाहते हो कि नहीं देना चाहते हो, तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, तो ऐसा कुछ हायरार्की वाला सीन नहीं है यहाँ पर। होगा क्या, जब आप एग्जाम पास कर जाओगे तो उस स्थिति में आपसे फिर जब सीट एलोकेशन की बात आएगी, जब काउंसलिंग की बात आएगी, तो यूनिवर्सिटी आपसे पूछेंगे कि आपको कौन से कोर्स पहले चाहिए, तो आपको प्रेफरेंस वहाँ पर देना पड़ेगा। ठीक है, उस हिसाब से आपके रैंकिंग और आपके परसेंटाइल के हिसाब से आपका एडमिशन होगा। तो इसमें कोई अभी इशू नहीं है, आपको जो जितने भी कोर्सेज डालने हैं डाल सकते हो आप। फिर मैं आगे क्लिक करूँगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ना यूनिवर्सिटीज़ के नाम फिल कर देने हैं। अब ये क्वेश्चन कई बार बच्चों के दिमाग में ये आता है कि सर मैंने ये यूनिवर्सिटी तो मैंने भरा ही नहीं, या फिर बहुत सारे बच्चे ने ना फॉर्म पहले फिल कर रखा है, तो लेट्स से कि उन्होंने बीएचयू के फॉर्म को भरा ही, बीएचयू को यहाँ पर इंडिकेट ही नहीं किया, बीएचयू को यहाँ पे ऐड ही नहीं किया है। ठीक है, उन कोर्सेज को ऐड नहीं किया, तो उस स्थिति में क्या करोगे? देखो, इसके लिए आप ना जब प्रोस्पेक्टस में जाओगे तो आपको यहाँ पर कौन सा पेज नंबर है, ये 10वें पेज नंबर पर आपको यहाँ पर लिखा गया है कि कैंडिडेट्स विल ऑल्सो बी रिक्वायर्ड टू इंडिकेट इन देयर एप्लीकेशन फॉर्म द नेम्स ऑफ कोर्सेज ऑप्टेड बाय देम एंड द नेम्स ऑफ द यूनिवर्सिटीज वेयर एडमिशन विल बी साउट बाय देम। मतलब कि कैंडिडेट को यहाँ पर देना है, मतलब आपको यहाँ पर इंडिकेट करना है कि कौन से कोर्स और कौन से यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहते हो, ताकि ये डेटा ना एनटीए उन यूनिवर्सिटी को दे सके कि दिल्ली यूनिवर्सिटी देखो इतने बच्चे ना आपकी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, बनारस यूनिवर्सिटी इतने बच्चे आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहते हैं, तो ये उनको बताया जा सके। ठीक है, टू फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ देयर एडमिशन देयर, वहाँ पर एडमिशन आपको करवाने के लिए। हेंस कैंडिडेट आर एडवाइज टू एक्सरसाइज केयर वाइल
फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। इसलिए आपको बहुत ध्यान से आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहिए और कोई भी यूनिवर्सिटी आपसे छूटे ना, क्योंकि यहाँ पर क्या है ना, कोई लिमिटेशन तो है नहीं और पैसे भी ज़्यादा नहीं लग रहे। तो आप जितने भी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो उनको आप लिस्ट कर लो और पहले एक दिन बैठ के आप लिस्ट कर लो, इस वेबसाइट पर चले जाओ और यहाँ पर यूनिवर्सिटी वाला जो कॉलम है ना, यूनिवर्सिटीज़ वाला CUET समर पे, तो सारी यूनिवर्सिटी का आप गाइडलाइंस खोल लो। जैसे मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का खोल लेता हूँ और उसमें देख लेता हूँ कौन कौन से कोर्सेज के लिए मैं एलिजिबल हूँ और कौन कौन से कोर्स मैं देना चाहता हूँ। उस लिस्ट को तैयार कर लो आप सारी यूनिवर्सिटी का और फिर आप एप्लीकेशन फॉर्म में इसको ऐड कर देना, ठीक है। तो जो भी बच्चे अभी फॉर्म भर रहे हैं तो उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अभी आप रुक जाओ फॉर्म भरते समय और इसके बाद आराम से पहले आप वो क्राइटेरिया, वो जो पूरा इन्फॉर्मेशन है वो पढ़ लेना, ध्यान से उसकी लिस्ट बना लेना, उसके बाद ये फॉर्म भरना, ठीक है। आगे कंटिन्यू करना। अभी आप लॉग आउट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक जितना आपने भर दिया है वो आपका सेव रहेगा, ठीक है। आपको शुरू से भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप यहाँ से फिर कंटिन्यू कर सकते हो। और जो बच्चे पहले फॉर्म भर चुके हैं, ठीक है, हालांकि मैंने स्टूडेंट्स को एडवाइस करा था कि शुरू में आपको फॉर्म जल्दी नहीं भरना है, आपको आराम से फॉर्म भरना है। तो उस स्थिति में जो भी बच्चे पहले भर चुके हैं तो आप श्योर रहो कि एनटीए ना करेक्शन विंडो ज़रूर लाएगी। एनटीए का पूरा ये रहा है कि वो करेक्शन विंडो ज़रूर लाती है। जब एग्जाम ये फॉर्म भरने का डेट खत्म हो जाएगा तो उसके बाद 2-3 दिनों के लिए वो करेक्शन विंडो लाएगी, तो उस समय आप उसको डाल देना, ठीक है। तो ऐसा कुछ इशू नहीं है, लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान में रखना चाहिए कि यहाँ पर उन सारे यूनिवर्सिटी को आप मेंशन कर दो जिनमें आप एडमिशन लेना चाहते हो, ठीक है। कोई इशू नहीं होगा, दिक्कत नहीं होगी। और जो भी बच्चे पहले भर चुके हैं आप भी टेंशन मत लो, ये पक्का ही आएगा, ठीक है। एनटीए करवाती है, पहले जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाते थे तो उसमें ही करवाती है, ठीक है। तो इसके लिए आप श्योर हो। तो मुझे इतने सारे यूनिवर्सिटी में यही सारे कोर्सेज चाहिए तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन। यहाँ पर आप देख लेना, एक बार मिला लेना। अब देखो यहाँ पर आपसे यहाँ पर ना सब्जेक्ट सिलेक्शन, और ये सबसे ज़्यादा कह सकते हो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। बच्चे इनके बारे में सबसे ज़्यादा पूछते हैं कि सर स्लॉट कैसे हम लोग बढ़े। देखो स्लॉट के साथ ऐसा है कि आप ना फर्स्ट स्लॉट जो आपके सुबह का होगा, स्लॉट 9 बजे से 12:15 बजे तक का स्लॉट है, और उसके बाद सेकंड स्लॉट जो आफ्टरनून स्लॉट है, उसमें आपको क्या करना है कि फर्स्ट स्लॉट की अगर आप बात करें, फर्स्ट स्लॉट में आप एक लैंग्वेज दोगे सेक्शन 1A से, 2 डोमेन सब्जेक्ट दे सकते हो आप, और जनरल टेस्ट आप दोगे। तो कितने हो गए? 4 टेस्ट। तो आप फर्स्ट स्लॉट में, मतलब मॉर्निंग वाला स्लॉट जो होगा ना 9 से 12:15 बजे वाला, उसमें आप क्या कर सकते हो कि मैक्सिमम 4 टेस्ट दे सकते हो। ध्यान से समझो इस बात पे, मैक्सिमम 4 स्लॉट या 4 टेस्ट आप दे सकते हो, ठीक। इससे क्या होगा कि आप ना, जैसे मान लो कि आपको लैंग्वेज देना है, 3 डोमेन देना है और एक जनरल टेस्ट देना है, तो उस स्थिति में आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, लैंग्वेज एक दे दो, 2 डोमेन दे सकते हो आप, और एक जनरल दे दो, और एक डोमेन को आप दूसरे स्लॉट में आप दे सकते हो, ठीक है। अब ये पूछा जाता है हमसे सवाल कि सर क्या मैं यहाँ पर एक लैंग्वेज और एक जनरल टेस्ट दे के सारे डोमेन में सेकेंड स्लॉट में रखो? तो कोई दिक्कत नहीं, आप सारे डोमेन को सेकेंड स्लॉट में ही रख सकते हो, ये भी पॉसिबल है। और क्या पॉसिबल है? और ये पॉसिबल है कि मैं जो जनरल टेस्ट है और लैंग्वेज है वो भी ले लूं और एक डोमेन यहां पर ले लूं, और उसके बाद जो बाकी जो 2 डोमेन मेरे बचेंगे वो मैं सेकेंड स्लॉट में ले लूंगा या ले लूंगी, वो भी पॉसिबल है। समझ में आ रही है चीज़ें? यहां पर ये कहा जा रहा है कि आप यहां पर ना, अच्छा जनरल टेस्ट आपको स्लॉट 1 में ही देना पड़ेगा, तो जनरल टेस्ट के लिए आप ये रहो कि आप यहां पे ही कर सकते हो। तो आप ये कर सकते हो कि आप एक लैंग्वेज, 2 डोमेन और जनरल टेस्ट को पहले ही स्लॉट में निपटा लो, तो आपका बचेगा 1 डोमेन या फिर 2 डोमेन, जो भी आपको देना होगा, जितने भी डोमेन आपने सेलेक्ट करे होंगे, तो उस हिसाब से आपको सेकेंड स्लॉट आप सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन क्योंकि जनरल टेस्ट आप सेकेंड स्लॉट में नहीं सकते हो, तो जनरल टेस्ट तो यहाँ पर देना ही है, देना है। लैंग्वेज को आप क्या कर सकते हो, स्लॉट 2 में भी आप डाल सकते हो, लैंग्वेज को आप स्लॉट 2 में भी आप डाल सकते हो, ठीक। और उसके बाद क्या कर सकते हो कि डोमेन को यहाँ पर आप दे दो, 2 डोमेन और एक डोमेन आप यहाँ पर डाल देना। तो ये चीज़, ये कॉम्बिनेशन है, मतलब आपको ये चीज़ है कि मैक्सिमम आप 3 लैंग्वेज सेक्शन A और B से आप चूज कर सकते हो, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा क्या क्या सीन है यहाँ पर, कि लैंग्वेज आप एक इधर रख लो, 2 डोमेन रख लो और एक जनरल टेस्ट रख लो, ठीक है। और बाकी जो बचे होंगे आप उसको सेकंड स्लॉट में डाल सकते हो, या फिर आप ये क्या करो कि फर्स्ट स्लॉट में केवल जनरल टेस्ट डाल लो और सेकंड स्लॉट में आप लैंग्वेज, और बाकी के जो डोमेन आपके बचे होंगे, कितने डोमेन, मैक्सिमम आप 4 डोमेन ही दे सकते हो यहाँ पर, तो 4 डोमेन को यहाँ से ले लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। जनरल को आप यहाँ दे देना, लैंग्वेज और बाकी जो डोमेन होंगे, 4 ही डोमेन आप यहाँ पर दे सकते हो, तो सेक्शन 2 को, तो उसको आप यहाँ पर दे सकते हो, ठीक।
अब कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो कि 2 लैंग्वेज दे रहे होंगे, तो आप एक लैंग्वेज को यहाँ दे सकते हो और एक लैंग्वेज को यहाँ दे सकते हो। समझ में आ रही है चीज़ें? तो इस स्थिति से कॉम्बिनेशन ये बनता है, ठीक। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर लो या कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हो, तो हम यहाँ पर क्लियर कर देंगे उस चीज़ को। आई होप कि यहाँ पर मैंने क्लियर कर दिया है कि फर्स्ट स्लॉट में आप 4 टेस्ट ही दे सकते हो, एक लैंग्वेज, 2 डोमेन और एक जनरल टेस्ट। आपको उसमें जनरल टेस्ट तो भाई अगर जो भी बच्चे अगर उसको अटेम्प्ट कर रहे हैं तो जनरल टेस्ट तो आपको फर्स्ट स्लॉट में ही मिलेगा, जनरल टेस्ट सेकंड स्लॉट में अवेलेबल नहीं होगा। बाकी सारे जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है ना वो आपको फर्स्ट स्लॉट और सेकंड स्लॉट दोनों में अवेलेबल है, तो आप अपने हिसाब से देख लो, ठीक है। अगर आपके 4 डोमेन है तो आप उसमें से 2 डोमेन को फर्स्ट स्लॉट में रख सकते हो, 2 डोमेन को सेकंड स्लॉट में रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। या फिर आप फर्स्ट स्लॉट में 1 डोमेन रख लो, बाकी 3 डोमेन जो होगा सेकंड स्लॉट में रख लो। या फिर आप फर्स्ट स्लॉट में कोई डोमेन रखो ही ना, सारे चारों या तीनों जो डोमेन है वो आप सेकंड स्लॉट में रख लो, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। तो ये सीन है हमारा। तो इस तरीके से आपकी चीज़ें बनती है। तो अब मैं यहाँ पर फर्स्ट स्लॉट के लिए चूज़ कर रहा हूँ, तो लैंग्वेज में चूज़ कर रहा हूँ, लेट्स से इंग्लिश में सब्जेक्ट चूज़ कर लेता हूँ। और डोमेन आपको 2 देने, तो मैं यहाँ पर डोमेन नहीं देने वाला हूँ। यहाँ पर फर्स्ट स्लॉट में मुझे डोमेन नहीं देना है, ठीक है। डोमेन आपके सामने सारे अवेलेबल है, लेकिन मुझे फर्स्ट स्लॉट में नहीं देना है, मान के चलते हैं, ठीक है। तो डोमेन सेकंड भी नहीं देना है। जनरल टेस्ट, हाँ जनरल टेस्ट अगर मैं दे रहा हूँ तो मुझे फर्स्ट स्लॉट में ही अवेलेबल होगा, ठीक, ओके। उसके बाद आता है सेकंड स्लॉट, जो इवनिंग वाला स्लॉट है, 3 बजे से लेकर 6:45 तक का। तो उस समय में एडिशनल अगर आप लैंग्वेज दे रहे हो तो उस समय आप दे सकते हो, अदरवाइज अगर आप केवल एक ही लैंग्वेज इंग्लिश दे के ही काम चला रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर आप दे सकते हो, अदरवाइज मैं हिंदी दे रहा हूँ, ठीक। यहाँ पर एक चीज़ है कि अगर आप एक और लैंग्वेज देना चाहते हो तो वो भी आप दे सकते हो, लेकिन वो चीज़ होनी चाहिए, 3 लैंग्वेज भी आप दे सकते हो मैक्सिमम, लेकिन वही होना चाहिए कि उसको आप डोमेन के सब्जेक्ट के रूप में मान रहे हो, ठीक है। उस सब्जेक्ट को एज अ डोमेन सब्जेक्ट आप मान रहे हो। और जैसे मान लो कि कोई लैंग्वेज में, लिटरेचर में कोई ग्रेजुएशन करना चाहता है, तो उस स्थिति में आपका एक डोमेन सब्जेक्ट भी होगा ना लैंग्वेज, तो वहाँ पर आप लैंग्वेज ले रहे हो, इसलिए आपको वो चीज़ चूज़ करनी पड़ेगी, अदरवाइज यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अब डोमेन में मैं क्या करूँगा, 3 डोमेन यहाँ पर ले सकता हूँ और या 4 डोमेन। तो यहाँ पर मुझे लैंग्वेज के तौर पर 3 डोमेन है, तो यहाँ पर मैं अदर डोमेन लिखता हूँ। लेट्स से मैं ना पॉलिटिकल साइंस यहाँ ले लेता हूँ और हिस्ट्री यहाँ ले लेता हूँ, और मेरे लिए बहुत हेक्टिक हो जाएगा पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री एक समय में देना, तो मैं क्या करता हूँ, एक डोमेन को मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, मैं इकोनॉमिक्स यहाँ पर ले लेता हूँ, ठीक है। तो ऐसे करके आप कॉम्बिनेशन बना सकते हो। दिक्कत समझ में आई चीज़ें? यहाँ पर आप फर्स्ट स्लॉट में क्या करोगे, एक लैंग्वेज, 2 डोमेन और एक जनरल टेस्ट, ये दे सकते हो। जनरल टेस्ट अगर आपका देने का मन होगा, लेकिन हम लोग एडवाइस करते ही हैं कि जनरल टेस्ट देना चाहिए, बट लेकिन अगर आप डीयू को ही केवल टारगेट करो तो वहाँ पर जनरल टेस्ट मांग नहीं रहे हैं, तो वहाँ पर आप स्किप कर सकते हो, लेकिन आपको देना चाहिए ताकि आप बाकी यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हो जाओ। तो मैं यहाँ पर मैं इंग्लिश और इकोनॉमिक्स और ये जनरल टेस्ट दे दूँगा। उसके बाद मुझे अगर लैंग्वेज दूसरा देना है तो मैं हिंदी ले लूँगा, या फिर जो भी लैंग्वेज आपको लेना होगा। अगर मुझे नहीं भी लेना होगा तो मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे डोमेन में 2-3 सब्जेक्ट के ऑप्शन मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल होता है, क्योंकि मुझे एक लैंग्वेज के तौर पे यहाँ पे ले सकता हूँ डोमेन। तो अगर मुझे वो भी नहीं लेना है तो मेरे पास 3 डोमेन के अवेलेबल हैं स्लॉट्स, तो मैंने से कोई चूज़ कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर, ठीक है। लेकिन आप याद रखना, क्योंकि अगर मान लें कि जो बच्चे ना फर्स्ट स्लॉट में इकोनॉमिक्स का एग्जाम दे रहे हैं और जो बच्चे सेकंड स्लॉट में इकोनॉमिक्स का एग्जाम देंगे, तो फिर क्वेश्चन पेपर उनका अलग होगा। तो ये चीज़ याद रखना है, ये नहीं कि सुबह में जो क्वेश्चन पेपर पूछा गया वही शाम में भी पूछा जाएगा, नहीं, वो चीज़ नहीं होगी, आपको वो डिफरेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। अब ये चीज़ है कि यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन जरूर होगा, डिफरेंट क्वेश्चन जहाँ पर होंगे, स्लॉट जहाँ पे अलग होगा या फिर डेट्स अलग होंगे एग्जामिनेशन को, तो नॉर्मलाइजेशन होगा। नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है जो कि आपके प्रोस्पेक्टस में भी दिया गया है, उसके थ्रू जो मैक्सिमम मार्क होते हैं और लेवल कैसा था, टफ था एग्जाम, तो आपके कम मार्क्स भी कंसिडर किए जाएंगे, उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार का नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस होता है, तो वो चीज़ है। तो मैं यहाँ पे क्या करा, मैंने यहाँ पर इंग्लिश लिया था, उसके बाद इकोनॉमिक्स को एज ए डोमेन मैंने सुबह में ले लिया और जनरल टेस्ट मैंने दे दिया। उसके बाद मैं सेकंड स्लॉट में पॉलिटिकल हिस्ट्री दे दिया, मैंने हो गया मेरा काम खत्म। अगर मुझे ज़्यादा डोमेन लेना होगा तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर मैं टिक करूँगा, उसके बाद सेव कर दूँगा, क्लियर। अभी सेव हो गया। यहाँ पर कहाँ पर दिक्कत आ रही है, यहाँ पर पूछा जा रहा है प्लीज़ सिलेक्ट नॉट एप्लीकेबल। अच्छा, मुझे नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट करना होगा अगर मैं नहीं देना चाहता हूँ, तो ऐसे मैं ब्लैंक नहीं छोड़ सकता हूँ। नॉट एप्लीकेबल, यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल, यहाँ पर भी मैं नॉट एप्लीकेबल कर देता हूँ। अरे नहीं, यहाँ तो मैं हिंदी में दे रहा था ना, चलो हिंदी हो गया। और यहाँ पर मैं नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद सेव कर दूंगा, ठीक। मेरे से यहाँ पे देखो फिर से कंफर्म करने के लिए बोला जा रहा है, मैं फर्स्ट स्लॉट में इंग्लिश दूंगा, इकोनॉमिक्स दूंगा, उसके बाद एक जनरल टेस्ट देके खत्म। मेरा फर्स्ट स्लॉट खत्म, 9 बजे से 12:15 वाला जो एग्ज़ाम का स्लॉट है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसका आप टाइमिंग भी देख सकते हो कि कैसे कैसे टाइमिंग होती है उसकी।
ठीक है, जिसमें आपको 45 मिनट का टाइम मिलेगा हर एक डोमेन के लिए। यहाँ पर कहीं पे था, रुको मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, अच्छा यहाँ पर नहीं है, कहीं पर 45 मिनट्स का यहाँ पर सीन था। हाँ देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 45 मिनट्स फॉर ईच डोमेन सब्जेक्ट एंड 45 मिनट्स फॉर ईच लैंग्वेज, बट जनरल टेस्ट के लिए 60 मिनट होंगे। तो उस हिसाब से मुझे टाइमिंग दिया जाएगा, 45 मिनट्स यहाँ पर मुझे मिलेंगे, यहाँ पर 45 मिनट्स मिलेंगे, और जनरल टेस्ट के लिए मुझे 60 मिनट मिलेगा, राइट। उसके बाद फिर मैं टेस्ट पेपर सेकंड स्लॉट जब देने जाऊँगा तो हिंदी के लिए मुझे 45 मिनट्स मिलेंगे, पोल साइंस और हिस्ट्री के लिए अगेन मुझे 45 मिनट्स मिलेंगे, और कोई एप्लीकेबल नहीं है तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो जाएगी। यहाँ पर मैं प्रोसीड करता हूँ, अगर आपको कुछ चेंज करना है अभी भी तो यहाँ पर आप अपडेट कर सकते हो, अदरवाइज प्रोसीड करूँगा। क्वेश्चन पेपर का मीडियम क्या है, ठीक है, देखो क्वेश्चन पेपर का मीडियम जो है ना, जैसे मान लो मैं इंग्लिश सेलेक्ट कर देता हूँ तो मेरे पास इंग्लिश में अवेलेबल होगा। अगर मैं हिंदी सेलेक्ट करता हूँ ना तो उस स्थिति में हिंदी और इंग्लिश दोनों ही होगा, ये चीज़ याद रखना। अगर आप हिंदी सेलेक्ट करते हो तो आपके पास ऑप्शन होगा वहाँ पर क्वेश्चन पेपर के सामने, क्वेश्चन पेपर जब आप कंप्यूटर पे बैठ के दोगे ना तो वहाँ पर ऑप्शन होगा हिंदी और इंग्लिश। इंग्लिश बाय डिफॉल्ट रहेगा ये चीज़, तो ये आप ये याद रखना। तो अगर आप हिंदी सेलेक्ट करते हो तो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल होगा। अगर आप मान लो कि बंगाली सेलेक्ट करते हो तो आपके पास बंगाली और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल होगा, ठीक है। तो इंग्लिश तो रहेगा ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको, वहाँ पर आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पर ऊपर में आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप उसको चेंज कर सकते हो, तो आप उसको कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन पे भी अगर मान लो कि दूसरे क्वेश्चन का मतलब आपको नहीं समझ में आ रहा है बंगाली में या हिंदी में, तो आप वहाँ पर चेंज कर सकते हो, उसको इंग्लिश कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं अपना सेंटर कहाँ पे लेना चाहता हूँ, तो मैं बिहार से हूँ, तो मैंने बिहार से फॉर्म भरा है, तो आसपास कई सेंटर मुझे प्रेफर करवाया जा रहा है, तो बिहार में लूँगा। क्यों दूर जाऊँगा मैं, यहाँ पर खर्चा क्यों करना है, टेंशन क्यों पालना है, तो मैं अपने ही सिटी में ले लूँगा। जैसे मैं दरभंगा ले लेता हूँ, ठीक है, दूसरा भी मैं बिहार लेता हूँ और दरभंगा के बगल वाला कोई डिस्ट्रिक्ट ले लेता हूँ, जैसे मैं मुजफ्फरपुर ले लेता हूँ। नेक्स्ट अगेन मैं बिहार, एंड बिहार में मैं समस्तीपुर ले लेता हूँ, ये बगल में ही है। और चौथा है वो भी मैं बगल वाला ही एक डिस्ट्रिक्ट ले लेता हूँ। तो आप अपने हिसाब से चूज़ कर लो। ये हो गया, इसको मैं सेव कर लूँगा। यहाँ पर अगेन मेरे से यहाँ पर कन्फर्म करने के लिए पूछा जाएगा। अगर कहीं पर भी आपको दिक्कत हो रही है तो मैं आप यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पे बंगाली में सेलेक्ट कर लिखा है, मुझे आता नहीं बंगाली, तो मैं वहाँ पे क्लिक कर दिया मैंने। वापस मैं चला जाऊँगा, मैं हिंदी सेलेक्ट कर लेता हूँ, अपडेट कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। आप कहीं पे दिक्कत होती है तो आप यहाँ पर अपडेट कर सकते हो। नेक्स्ट सेक्शन पे जाऊँगा। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए पूछा जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब मुझसे पूछा जाता है कि कैंडिडेट्स का फोटोग्राफ कैसा होना चाहिए। 80% फेस विदाउट मास्क, मतलब मास्क वैसे भी मास्क क्या पहन के चलोगे। और फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, .jpg या .jpeg, मतलब पिक्चर होना चाहिए, PDF वगैरह नहीं। तो फोटोग्राफ कैसा होना चाहिए, पिक्चर। तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ एक पिक्चर, डेस्कटॉप पे होगा, ये देखो ये मैंने कर लिया। अब यहाँ पे स्टार्ट अपलोड कर देना होगा, यहाँ पर आपको पिक्चर दिख जाएगा, ये देखो कितना मैं शरीफ लग रहा हूँ। उसके बाद सिग्नेचर की बात है, सिग्नेचर भी मैं कर लेता हूँ। सिग्नेचर, अच्छा देखो ये चीज़ याद रखना है कि आपको यहाँ पे लिमिट दिया गया है कि फाइल साइज ऑफ फोटो 10 से 200 KB में होगा। सिग्नेचर का लिमिट 4 से 30 KB के बीच में होगा। और डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट अगर आप डाल रहे हो तो उस स्थिति में आपके 50 से 300 KB के बीच में होना चाहिए, और वो PDF के फॉर्मेट होना चाहिए। क्योंकि आपको याद है मैंने EWS से फॉर्म भरा है, तो EWS का सर्टिफिकेट मुझे यहाँ पर डालना पड़ेगा। और क्योंकि मेरे पास अभी नहीं है तो मैं डिक्लेरेशन वाले को प्रिंट आउट निकाल के उसे फोटो चिपका के मस्त स्कैन कर लूँगा, और 50 से 300 KB के अंदर में उसको ले आऊँगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर मान लो यहाँ पर मैं कर देता हूँ स्टार्ट। अच्छा मैंने सिग्नेचर अपलोड नहीं किया, देखो स्टार्ट अपलोड वाला आ रहा है, अपलोड हो गया। ये मेरा ये EWS का सर्टिफिकेट था, ये मैंने अपलोड कर दिया यहाँ पे PDF साइन। तो ये सारी चीज़ें होगी। अब मैं ओके करता हूँ, प्रीव्यू करता हूँ। अब देखो अब मेरा ये पूरा ये भर के आ गया है, ठीक है। एक बार आपको पूरा डिटेल में पढ़ लेना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको फ़ोटो देखना है, आपका फ़ोटो सही से अपलोड हुआ कि नहीं ये देख लेना आप, सिग्नेचर अपलोड हुआ है कि नहीं वो देख लेना आप, ठीक है। कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड हुआ है कि नहीं वो देख लेना आप, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर एक बार वेरीफाई कर लेना। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन अब देखो फ़ी कितना लगेगा आपको। तो देखो क्योंकि मैंने EWS से फिल किया है तो मेरा कुछ कम आ रहा है। देखो यहाँ पर आपको प्रोस्पेक्टस में देखोगे तो यहाँ पर आपको ये देखो कि जनरल वाले को 650 लगेंगे, और OBC और EWS के लिए 600 रुपये लगेंगे। तो क्योंकि मैंने EWS से भरा है तो मुझे 600 रुपये लग रहे हैं, और क्योंकि मैंने दोनों स्लॉट में दे रहा हूँ मैं एग्ज़ाम, तो मुझे 600 मतलब 1200 लग रहे हैं, ठीक है। अगर आप SC ST थर्ड जनरल PWBD में आते हो तो 550 लगेंगे,
550 2 स्लॉट में अगर आप दे रहे हो तो। और अगर आप इंडिया से बाहर सेंटर चाहते हो तो उस स्थिति में आपको 3,000 रुपये आपको सेंटर में लगेंगे चीज़। तो 3,000 अगर आप 2 स्लॉट में दे रहे हो तो 6,000 ले रहे हो। और अगर आप जनरल से हो और दोनों स्लॉट में आप डाल रहे हो तो पूरे 1,300 लगेंगे आपको, और प्लस जीएसटी तो लगेगा ही लगेगा। तो यहाँ पर मैं EWS से था तो मेरा 1,200 हो गया। अब मेरे यहाँ से पूछा जा रहा है कि यहाँ पे आप चेक कर लो कि सारी चीज़ ठीक है। माय नेम इज़ आयुष राज, हाँ ठीक है। फादर्स नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ ठीक था, मेल है। EWS एजुकेशनल डिटेल कलेक्ट है, बिहार से मैं बिलोंग करता हूँ। मैंने क्वेश्चन पेपर हिंदी में आएगा मेरा। प्रेफरेंस ठीक है, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, मधुबनी। वेरीफाई कर दिया मैंने सारी चीज़ें। डिक्लेरेशन मैंने कर दिया, ये भी मैं टिक कर देता हूँ, ये भी टिक कर देता हूँ। एंड प्रोसीड टू पेमेंट हो गया, बस दैट्स इट। अब यहाँ पर ऑप्शन आएगा मेरे पास कि यहाँ पर मैं कर लूँ। यहाँ पर मुझे कैंडिडेट ईमेल आईडी पूछा जा रहा है कि यहाँ पर फिर कंफर्म करने के लिए, तो मैं यहाँ पर फिर से ईमेल आईडी डाल देता हूँ अपना। ठीक है, हो गया मेरा फॉर्म फिल हो गया। अब मैं यहाँ पर दूंगा इसका जो कैप्चा है। ठीक है, कैप्चा आए थे, वेरीफाई करते हैं। अब मेरे मेल पे ना वेरिफिकेशन कोड गया है, तो मैं मेल खोल लेता हूँ एक बार, देख लेते हैं कि कुछ वेरिफिकेशन मेल आया है क्या। ये देखो आया हुआ है। तो यहाँ पर देखो, डियर आयुष राज, यहाँ पर ये मेरा कोड है। तो मैं इस कोड को यहाँ पर, क्या है, 232857, तो मैं यहाँ पर डाल दूँगा उसको। ठीक, यहाँ पर यही है, इसको मैं अब वेरीफाई कर देता हूँ। हो गया। अब फ़ी पे करने के लिए बोला जा रहा है, तो ये चीज़ है। अब मैं कंटिन्यू करूँगा। यहाँ पर अगेन मेरे से सारी चीज़ें दिखाई जा रही हैं कि सही है कि नहीं। अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो। देखो बार बार ये इसलिए कर रहे हैं ताकि कंफर्म हो जाओ, आप कहीं पे आप दिक्कत ना करो। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए आप श्योर हो जाओ, सारी चीज़ें आप पढ़ लो। मैं तो यहाँ पर स्किप कर रहा हूँ चीज़ों को, लेकिन आप एक बार पढ़ लेना। ठीक है, उसके बाद ये सारी चीज़ें, सारी डिटेल्स यहाँ पर है। एंड हो गया, हो गया। यहाँ पर फिर से मुझे ये सब चेक करना होगा। प्रोसीड टू पेमेंट, कहीं पर छूट गया क्या? अच्छा, ये सब छूट गया है। ठीक है, उसके बाद प्रोसीड टू पेमेंट में आऊँगा। अब यहाँ पर मुझे से पूछा जा रहा है कि स्टेट बैंक से डालना चाहता हूँ, कैनरा बैंक से, ICICI बैंक, पेटीएम से, जहाँ से भी आप डालना चाहते हो डाल देना। ठीक है, पेमेंट कर दोगे, दैट्स इट। तो इस तरीके से फॉर्म भरने की ये प्रक्रिया पूरी होती है। ठीक है, अगर आपको कोई भी अभी भी दिक्कत है तो आप क्या करोगे, कमेंट बॉक्स में आप उन क्वेश्चंस को आप डाल देना। हम लोग जल्दी से जल्दी उसको रिप्लाई करेंगे, या फिर अगर आपको क्विक रिप्लाई चाहिए तो आप डायरेक्टली हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हो। आपके स्क्रीन पे आपको नंबर शो हो रहा होगा, वहाँ पे आप कॉल करके हमसे डिटेल में आप पूछ सकते हो कि सर मुझे ये दिक्कतें हो रही है, ये सारी चीज़ें हो रही है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, और तब तक ना बहुत ख्याल रखिए। स्टे लर्निंग, स्टे क्यूरियस। एंड हाँ, CUET की प्रिपरेशन ब्लेड लर्नर के साथ भी आप कर सकते हो। bladelearner.com पे आप विजिट कर सकते हो और अपने हिसाब से कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। थैंक यू सो मच।